हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, लेकिन बच्चों, अगर आप अभी अभी इस वीडियो पर आए हैं तो जाइए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके अदर सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी एंड इंग्लिश जैसे विषय भी इस पर पढ़ाए जाएंगे। उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो आपके हैं उनके भी वीडियोस इस पर अपलोड होंगे। ठीक है, तो जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, चलते हैं आपकी इस चैप्टर पर, जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो पहले हम जानेंगे कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों। ठीक है, देखिए, रिवॉल्यूशन जो होता है, रिवॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि जब काफ़ी लोग, ठीक है, गैदरिंग करें, काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाएं और किसी बड़े पॉलिटिकल चेंज को लाने के लिए, वो भी बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, यानी बहुत कम समय में। वह चेंज कब आएगी? बहुत ही कम समय में। तो इस तरह के पॉलिटिकल चेंज को कम समय में लाने के लिए जब ढेर सारे लोग इकट्ठे हों तो उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, जिसका मतलब होता है क्रांति। ठीक है, तो चलते हैं आपकी इस चैप्टर की तरफ और बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, यहाँ पर क्या है बच्चों, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था यह फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, 1789 का समय था जब फ्रांस में यह क्रांति, यह रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था बच्चों। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये रिवॉल्यूशन का मतलब तो आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्या होता है रिवॉल्यूशन। लेकिन अब हम समझेंगे कि यह रिवॉल्यूशन हुआ कैसे था। ठीक है, तो आपको मीनिंग तो बता दिया गया कि इसका रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। ठीक, लेकिन इसके कॉजेस क्या थे, जो रिवॉल्यूशन के कॉजेस थे, जो कारण थे, एक्चुअली थे क्या कारण। ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो पहले आप जान लीजिए बच्चों कि कोई भी कारण अगर होता है किसी देश में, अगर कोई रिवॉल्यूशन होता है तो उस रिवॉल्यूशन के पीछे कुछ कॉजेज होते हैं, कुछ रीजन्स होते हैं। तो पहले हम उसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर उस देश में, फ्रांस में, एक क्रांति हुई तो वहाँ का कुछ रीजन रहा होगा। ठीक है, और वो रीजन बनते कैसे हैं इसको समझिए। यहाँ देखिए, उस देश की पहले हम समझते हैं। आपको यह समझ में आ रहा होगा क्या हम क्या बता रहे हैं आपको। देखिए, क्या है कि पहले हम इसके फ्लैशबैक में जाएंगे कि क्या हुआ था उस समय में, कि यहाँ पर एक क्रांति स्टार्ट हो गई, एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया 1789 में। तो जरूर वहाँ की जो सोसाइटी रही होगी, वहाँ के जो पीपुल रहे होंगे, वहाँ के जो लोग रहे होंगे, और जो वहाँ का राजा रहा होगा, कुछ ऐसे कंडीशंस आए होंगे उस देश में। ठीक है, कुछ ऐसी दशाएं उत्पन्न हुई होंगी जिससे कि वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ। तो अब हम समझेंगे कि उस समय का सोसाइटी कैसा था, उस समय के जो किंग थे उनकी किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन थे, कैसा प्रशासन था उनका, और साथ ही वहाँ की जो पीपुल थी, जो वहाँ के लोग थे, उनका कैसा रहन सहन था। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़े फ्लैशबैक में चलेंगे और जानेंगे कि उस समय 1789 में जब वो ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो कैसी थी वहाँ की सिचुएशन, कहाँ की? फ्रांस की। ठीक, देखिए यहाँ पर एक नेम है लुई 16। ठीक है, तो लुई 16 जो था यह एक राजा था, वहाँ का फ्रांस का राजा था। ठीक है, यह थ्रोन पर बैठा, राज सिंहासन बैठा। यह बॉर्बन फैमिली का था। किस फैमिली का था? बॉर्बन, क्योंकि बॉर्बन एक वहाँ की डायनेस्टी थी, इसलिए बॉर्बन नाम की तो बिस्किट भी होती है बच्चों, लेकिन बिस्किट और ये जो वंश है, वंश का राजा था। ठीक है, तो ये बॉर्बन फैमिली थी, न कि बिस्किट। तो आप इसको समझिए, बॉर्बन फैमिली का था यह लुई 16 नाम का राजा। ठीक है, अब आप सोचेंगे नाम भी कैसा कैसा रख देते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे लोग होते ही, ये लोग ये नाम गड़बड़ कुछ रख भी देते हैं। देखिए, बॉर्बन फैमिली का यह था लुई 16। 1774 में यह थ्रोन पर बैठा और इसके बाद इसकी शादी हुई मैरी एंटोनियट से। ठीक है, शी वॉज एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मैरी एंटोनियट। ठीक है, तो अर्ली एज में शादी हो गई किसकी? लुई 16 की। 20 ईयर्स ऑफ एज थी उसकी। कितनी उम्र थी उसकी? 20 साल की एज थी, और 20 साल में शादी हो गई मैरी से। ठीक, तो यह जो था, ये चूंकि आपको पता होगा कि मोनार्की सिस्टम में थे ये सब। एक मोनार्की सिस्टम होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, किंगशिप होती है इनकी। तो देखिए, ये मोनार्की सिस्टम में थे। तो अब ये जो थे, अर्ली एज में मैरिज हुई मैरी से, और ये 1774 में राज सिंहासन में बैठे थे। आगे देखते हैं। तो जब ये लुई 16 अपनी गद्दी पर बैठे बच्चों, तो क्या हुआ कि अब उस समय जो राजकोष होता है, जिसको हम ट्रेजरी कहते हैं, जो राजा महाराजा का जो राजकोष होता है, खजाना होता है, उसको बोलते हैं ट्रेजरी। तो ट्रेजरी क्या था? एम्प्टी था, एम्प्टी ट्रेजरी। ठीक है, अब चूंकि देखिए, कोई भी राजा अगर होगा किसी देश का, तो उसकी जो ताकत होगी, ठीक है, फाइनेंस करने के लिए, हर जगह की जो व्यवस्था होती है उसको तंदुरुस्त या दुरुस्त करने के लिए, या मेंटेनेंस को चलाने के लिए,
अगर राजकोष रिक्त है, खाली है खजाना, तो राजा को तो समस्या आएगी, ठीक है। तो वही सिचुएशन अब इसके साथ थी, किसके साथ, लुई 16 के साथ। तो उसके समय में जब वो गद्दी पर बैठा तो एम्प्टी जो थी, उसकी जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इसको समझेंगे कि ट्रेजरी एम्प्टी क्यों हो गई उसकी, ऐसा क्या रीज़न था, क्या कारण थे कि उसका जो खजाना था वो खाली हो गया था। तो बच्चों समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए उस समय क्या था कि जो ये बॉर्बन फैमिली वाले थे ना, तो उस समय फ्रांस में पहले से ही काफ़ी युद्ध होता रहा था, ठीक है। पहले से काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, इन लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी होता था युद्ध लड़ने में, ठीक है। तो दे गॉट इन्वॉल्व इन द बैटल्स, ठीक है, उस समय में। तो इनको जो है बैटल्स पसंद थे, वार पसंद थे। तो जाहिर सी बात है कि वार में खर्चे आते हैं आर्मी को चलाने के लिए, ठीक है। जो फायर आर्म्स होते हैं, ठीक है, और जो उस समय में मान लीजिए जो भी उनके वेपन्स वगैरह होंगे उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। तो काफ़ी लोग युद्ध में पैसा खर्च किए थे, काफ़ी रकम खर्च किए थे, और ये तो पहला रीज़न था कि वार में इन लोगों ने काफ़ी पैसा गंवाया था, तो इसके कारण, ठीक है। सेकेंड जो रीज़न है वह है पैलेस इन वर्सेल्स। वर्सेल्स नाम का एक प्लेस है वहाँ पर फ्रांस में। तो वहाँ पर जो इनका महल था पैलेस, तो पैलेस में चूँकि इनका जो पैलेस था ना काफ़ी भव्य, काफ़ी आलीशान पैलेस था, और उसके रख रखाव में काफ़ी मनी एक्सपेंड होती थी, मतलब जो भी उसका मेंटेनेंस था उसका, उसमें काफ़ी पैसा ये लोग खर्च करते थे, बहुत स्पेंड करते थे मनी वहाँ पर, उसके भव्यता को, उसके सुंदरता को बढ़ाने के लिए, और अपने कोर्ट को सजा कर रखने के लिए काफ़ी पैसा ये लोग खर्च करते थे। तो ये सारे पैसे राजकोष से ही जाते थे, जिससे राजकोष रिक्त हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट है हेल्प टू फ्री द अमेरिकन कॉलोनीज। तो एक एक्चुअली क्या हुआ था कि जो ये फ्रांस गवर्नमेंट था, इसने अब 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया था। किस लिए? क्योंकि इनका एक बड़ा दुश्मन था ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन से इनकी जमती नहीं थी, ब्रिटेन इनका जो है एनिमी था। तो ब्रिटेन से इन्होंने यानी फ्रांस ने 13 कॉलोनीज को मुक्त कराने में हेल्प की थी, किसकी? अमेरिकन कॉलोनीज की, ठीक है। तो 13 अमेरिकी कॉलोनियों को इन्होंने मुक्त कराया था ब्रिटेन से, तो उसमें भी इन्होंने पैसे खर्च किए। तो यह हो गया थर्ड रीज़न। बच्चों ये इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 5 रीजन देने पड़ते हैं कि कौन कौन से कारण थे कि जो ट्रेजरी था फ्रांस का वो एम्प्टी हो गया था। तो देखिए नेक्स्ट चलते पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है लोन ऑन 10% इंटरेस्ट। क्या होता है कि उसमें जो लेंडर्स थे उनसे राजा ने 10%, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पर, ब्याज दर पर कर्ज लिया था। तो जाहिर सी बात है 10% बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है। तो 10% ब्याज दर पे जब इन्होंने पैसा उधार लिया तो उनको चुकाना ही पड़ेगा, तो उसको चुकाने में असफल हो रहे थे ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अदर एक्सपेंडिचर्स। तो अन्य जो खर्च थे, जैसे मान लीजिए राजा को प्रशासन चलाना पड़ता है तो कई तरह के खर्च होते हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ है, रोड्स है, आर्मी है, या फिर ऑफिसेज हैं, तमाम खर्च होते हैं, रोड्स वगैरह हैं। तो इनको मेंटेन करने के लिए राजा को खर्च करना पड़ता है, ठीक है, मनी खर्च करना पड़ता है। तो ये सारे अतिरिक्त खर्चे थे, जिससे क्या था कि ट्रेजरी पूरी की पूरी एम्प्टी हो चुकी थी। और इसके लिए अब हम चलते हैं वहाँ की उस तत्कालीन समाज के बारे में समझते हैं कि उसमें एक समाज कैसा था, ठीक है। तो फ्रेंच सोसाइटी किस तरह की थी। देखिए फ्रेंच सोसाइटी, तो फ्रेंच सोसाइटी जो था उनका जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भागों में। पहला भाग क्या था? पहला भाग था क्लेर्जी का। तो क्लेर्जी कौन थे? क्लेर्जी ऐसे लोग थे जो कि इन्वॉल्व थे चर्च के काम में, ठीक है। ये ऐसे एम्प्लॉयर्स थे जो कि चर्च में काम करते थे। तो ये जो थे ना 60% लैंड होल्डर थे अकेले, ठीक है। 60% लैंड होल्डर थे, इनके अधीन था 60% जमीन, ठीक। और दूसरा जो समाज था इनका वो थी नोबिलिटी। नोबिलिटी में आप समझ रहे होंगे, नोबिलिटी में मीन्स होता है खुद राजा और उसके जो भी मंत्री होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, वो सारे लोग किस में आ जाते हैं? नोबिलिटी में। तो नोबिलिटी थी। ये 2 जो लोग थे ना, ये जो 3 स्टेट बटा हुआ था, 3 स्टेट में इनका समाज। तो 3 स्टेट में बटने के बाद ये जो 2 स्टेट थे ना, क्लेर्जी एंड नोबिलिटी, ये स्पेशल प्रिविलेजेस बाय बर्थ मानते थे। मतलब इनका मानना था कि इनको जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। कई तरह की जो है अनवांछित कामों को पूरा करने में भी ये लोग आगे रहते थे। यानी कि ये लोग अपने को बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़प्पन देते थे, अपने आप को बहुत ही
मतलब आगे रखने के लिए प्रयासशील रहते थे। ठीक है, तो इसमें क्लर्जी और नोबिलिटी दो स्टेट आ जाते हैं और थर्ड स्टेट है आपका स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन। तो इसमें जो है मर्चेंट्स थे, लायर्स और टीचर्स और पीजेंट्स वगैरह, ठीक है, लेबरर्स, ये सारे लोग आ जाते थे आपके थर्ड स्टेट में। तो इसमें आते हैं स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन। ठीक है, और ये जो थर्ड स्टेट था इसमें 90% लोग इन्वॉल्व थे। कितने लोग इन्वॉल्व थे? 90% पॉपुलेशन जो है इसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें से कि अकेले यही थर्ड स्टेट ही टैक्स पेयर था, यानी कि टैक्स को देने वाला, मतलब कि राजा को जो टैक्स मिलता था, जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था, वह अकेले सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट से ही प्राप्त होता था। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट दोनों फ्री ऑफ टैक्स पेयर थे और जो थर्ड स्टेट था आपका यही अकेले टैक्स पे करता था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर उसमें टैक्स किस तरह के लिए जाते थे ये आप जान लीजिए कि उस समय प्रजा से, यानी कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनसे टैक्स किस तरह के लिए जाते थे। देखिए, उसमें जो है एक टाइथे नामक का टैक्स था, टाइथे नामक टैक्स, जो कि चर्च के द्वारा लिया जाता था। इस टैक्स को चर्च लेता था और उसमें वो क्या करता था, 1/10 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्या करता था, 10% हार्वेस्ट, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वह लेता था किससे, पीजेंट से। तो यह 10% भी बहुत बड़ी जो है अमाउंट होती है। इसके बाद देखिए टैली, एक अलग टैक्स था जो कि टू द स्टेट डायरेक्टली इसको पे करना पड़ता था पीजेंट्स को। ठीक है, थर्ड स्टेट के पीजेंट्स को सीधे डायरेक्टली पे करते थे यह। ठीक है, इस तरह का टैक्स। और अगर हम बात करें बच्चों उस समय की पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन देख लीजिए आप लोग, पॉपुलेशन जो था 1750 में उसमें 23 मिलियन पॉपुलेशन थी। कितनी? 23 मिलियन। लेकिन अब यहाँ पर 1789 में कितनी हो गई थी, 28 मिलियन पॉपुलेशन। यानी ये गैप छोटा नहीं था, गैप काफ़ी ज़्यादा था, यह अंतराल बड़ा था, यानी कि पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज हुई थी। तो ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा वो सबका पेट तो भर नहीं सकता, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई। तो इस तरह के कंडीशन में ऐसी जो क्राइसिस थी, इसमें क्या हुआ कि लोग दाने दाने को तरसने लगे। अनाज, ग्रेन्स जो थे सबको नहीं मिल पाते थे, महंगे हो गए, कॉस्टली हो गए, उनको खरीद पाना किसी के वश की बात नहीं थी। तो इस तरह के कंडीशन क्या हुआ कि ये अब लोगों ने फूड ग्रेन्स को खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, महंगाई के कारण। तो अब क्या हुआ कि उन लोगों ने एक ऑप्शन चुना, फ्रांसीसियों ने, जो फ्रेंच पीपुल थी, जो जनता थी वहाँ की, उन्होंने एक ऑप्शन चुना 1789 में के समय में कि उन्होंने फूड ग्रेन्स को छोड़ करके एक स्टेपल फूड का सहारा लिया, ब्रेड का। ठीक है, क्योंकि ब्रेड फूड ग्रेन से सस्ती होती थी। तो ब्रेड के लिए अब वो लोग इसी के जो है ब्रेड के लिए जो है लाइन लगाना शुरू कर दिए। शॉप्स पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी, पुरुषों की, महिलाओं की लंबी लंबी कतारें, ठीक है, वहाँ पर खरीदने के लिए लगती थी। तो इस तरह से ब्रेड के भी लाले पड़ गए, यह भी मिलना कम हो गया था। और आगे बात करें अगर इस तरह के रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करने में जो रीजंस थे उनको आगे बात करें उसकी, तो आगे बात ये आती है कि लेस वेजेस इन फैक्ट्रीज टू द वर्कर्स एंड लेबरर्स, यानी कि मजदूर जो कर्मी थे फैक्ट्री में, जो कारखानों में काम करते थे, उनको जो मजदूरी दी जाती थी वो बहुत ही लेस होती थी, बहुत ही कम होती थी। तो मीगर वेज थी उनकी, बहुत ही कम मात्रा में उनको मजदूरी दी जाती थी। और इस तरह की मजदूरी से एक तरह की सबसिस्टेंस क्राइसिस पैदा हुई। कैसी क्राइसिस? सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब आप सोचेंगे ये सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है, तो बच्चों को बता दें कि ये जो सबसिस्टेंस क्राइसिस होती है एक्चुअली इस एक जो है इनका जो संतुलन होता है अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने में, वह बिगड़ जाता है। एक ऐसी जो है व्यवस्था जिसमें लोग अपनी बेसिक नीड यानी कि मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। यानी कि जैसे मूलभूत जरूरतें क्या होती हैं? शेल्टर होता है, रहने को घर, ठीक है, फूड होता है, खाने को खाना, भोजन को खाना, और तो भोजन और रहने को घर, क्लॉथिंग, कपड़े, मेडिसिन, ये सब क्या होती हैं? ये सब होती हैं आपकी बेसिक नीड्स। तो ये सारी जो सुविधाएं होती हैं, अगर जो है लेबरर्स एंड द पीपुल ऑफ द फ्रांस इनको जब नहीं मिलती हैं तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो ऐसी जो है कुव्यवस्था वहाँ पर आ चुकी थी, जिसके कारण जो क्या हुआ कि ये इस रिवॉल्यूशन को बहुत बड़ा बल मिला, सपोर्ट मिला। अब हम चलते हैं आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग
उस फ्लैशबैक में जिसमें आपको क्या बताया गया है शुरू में। एक्चुअली ये बात आपको हमने शुरू से नहीं बताई। क्या हुआ था कि 14 जुलाई 1789 को एक कांड हो गया था, ठीक है। अब उसको हम बताएंगे आपको विस्तार से। पहले आपको ये बता दें कि हमने इन चीज़ों को पहले क्यों बताया। एक्चुअली मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया आपको, मैंने पहले आपको रीजंस बताए कि किस रीजन के कारण ये जो रिवॉल्यूशन हुआ होगा। अगर मैं पहले आपको आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग पहले ही सारी कहानी बता देता तो शायद आपको ये बातें समझ में नहीं आती, ठीक है, कि रीजंस क्या रहे होंगे, सोसाइटी के बारे में आप लोग नहीं जान पाते। बाद में बताने का मतलब ये होता है कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी वो थोड़ी सी लेस होगी, यानी कि कम तरह से, मतलब कि आप समझने में आपको थोड़ा सा बाधा लगेगा। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने आपको पहले शुरू से पहले उस टॉपिक को पढ़ाया कि पहले आप ये समझ लीजिए कि किस तरह का सोसाइटी रहा होगा, कैसे पीपल रहे होंगे, किस तरह का किंग रहा होगा जिसने इस तरह के रीजन्स को या कॉजेस को पैदा किया जिससे रिवॉल्यूशन हुआ। लेकिन अब आप समझेंगे कि वो रीजन्स जो थे वो तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन अब जो हुआ था 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था वो आप समझेंगे। देखिए 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था कि जो राजा थे यानी कि लुई 16, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑर्डर दे दिया अपने ट्रूप्स को, सेना को, कि मूव कर ले कहाँ, पेरिस सिटी में। अब पूरा र्यूमर फैल गया पूरा पेरिस में, ठीक है, कि ये तो राजा ने कमांड कर दिया है अपनी सेना को सबको मारने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का जब र्यूमर फैला तो क्या हुआ कि 7,000 पीपुल गैदर टू फॉर्म पीपुल्स मिलिटिया, यानी यहाँ देखिए 7,000 लोग जो है इकट्ठे हो गए टू फॉर्म पीपुल्स मिलिटिया। मतलब होता है कि आर्मी बना ली उन्होंने, ठीक है, 7,000 लोगों ने मिलकर के आर्मी बनाई और उन्होंने कहा किया अटैक कर दिया उन्होंने बेस्टिल पर। बेस्टिल जो होता है एक प्रिजन होता है, जेल खाना होता है। उस समय का जो बेस्टिल था वो एक जेल खाना था, प्रिजन था लुई 16 नामक राजा का। तो वहाँ पर उन्होंने फ्री करवाया प्रिजनर्स को। उसमें वहाँ पर हालांकि प्रिजनर्स केवल 7 थे, लेकिन उन्होंने इस प्रिजन पर हमला बोल दिया, इसको बेस्टिल को ढहा भी दिया गया, तोड़ दिया गया, और वहाँ अंदर जो भी वेपन्स रखे हुए थे, जो भी हथियार रखे हुए थे, सबको इन लोगों ने लूट लिया, ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों ने अपना पूरा मन बना लिया था कि अब वे लोग वार लड़ेंगे राजा के साथ। तो आप लोग समझ चुके होंगे। लेकिन ये बात अलग है कि 7,000 पीपल जो गैदरिंग हुई थी उनमें केवल मेन ही नहीं थे, उनमें वीमेन भी थी, यानी कि मेन एंड वीमेन दोनों लोग मिल करके संयुक्त रूप से लोगों ने इसमें साझेदारी की थी और इस पीपल्स मिलिटिया को बनाया था, अपनी आर्मी को गठित की थी ताकि वे लोग जो है बेस्टिल में और तमाम जो प्रिजन्स हैं उसमें जाएं और ऑफिस में जहाँ भी राजा का जो भी चैम्बर हो उसमें जाएं और वहाँ पर उनके वेपन्स को लूटें, उसको हथियार बना करके और राजा से संघर्ष करें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ चुके होंगे कि इतने सारे रीजन्स थे इसके पीछे, रिवॉल्यूशन पीछे, कि किस तरह से लुई 16 का जो ये निरंकुश शासन है उसको तबाह किया जाए, उसको बंद किया जाए, ठीक है। और जैसा कि आपको बताया गया है, ये जो बेस्टिल्स होते थे उसके निरंकुश शासन का प्रतीक होता था। राजा सोचता था कि यह हमारे पावर का प्रतीक है, यह हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का सिंबल है, ये जो बेस्टिल्स हैं। ऐसी जो है मान्यता वह फैलाता था अपनी प्रजा में, और प्रजा उस समय इसी सोच को मानकर डरती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब लोग जो है समझ चुके थे राजा की नीयत को और वे लड़ने को तैयार हो गए थे उससे, ठीक है, डायरेक्टली। तो आज का ये जो वीडियो था बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट पार्ट यानी सेकेंड पार्ट आपको जल्द मिलेगा देखने को। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द इंग्लिश टीचर।